ओम शांति। आप में से यहाँ जो बैठे हैं कौन रमेश भाई जी की पालना लिए हैं, जो उनसे मिले हैं, टीचर्स बने जी। तो जैसे हम थोड़ा कल आप सबको बताया था 2017 28 जनवरी को रमेश भाई जी ने बाबा की गोद ली। उनकी तो कई ऐसे सारी विशेषताएं हैं और मैं उनकी डायरेक्ट संपर्क में 97 में आया। वैसे मेरी जो सेवा मिली थी मुझे ज्ञान सरोवर में किचन में चाय डिपार्टमेंट में, और चाय डिपार्टमेंट से हम फिर डाइनिंग में आए थे। वीआईपी डाइनिंग में 15 दिन सेवा किया था और मैं स्पार्क में आया था ऐसे ही 5-6 दिन के लिए वहाँ एग्जीबिशन एक्सप्लेन करने के लिए। और जो भी स्पार्क की सेवाएं होती थी डायरेक्ट रमेश भाई डील करते थे। कोई सेवाधारी रहेंगे और जैसे आप लोग आज मीटिंग में आए हैं, अगर रमेश भाई होते तो आप सबकी एक एक की फॉर्म देखते कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे 50 आए या 1000 आए। उनकी विशेषता थी कि स्पार्क में कौन आ रहे हैं तो उनकी जो भी डाटा देखने उनको बहुत पसंद आता था कि इतने सारे बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो मैं आया था, मैं एक ऐसे सेवाधारी था जो रमेश भाई को मालूम नहीं था लेकिन सेवा में आ गया था क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट चेंज कराया गया था। तो अचानक माना उनकी एक विशेषता है कि जब भी वो मधुबन में आएंगे स्पार्क को लिखेंगे और जो भी बड़े भाई दादियों को लिखेंगे कि मैं आ रहा हूँ। और रोज़ वो स्पार्क में फ़ोन करते थे सेवाओं के बारे में। और मेरे से पहले एक भाई बैंगलोर के थे अरुण भाई, तो उनको फ़ोन किए होंगे लेकिन मैं तो पहली बार आया था, वो ऑफिस में नहीं थे, फ़ोन हमने उठाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मना उनकी और भी एक विशेषता है, जब भी फ़ोन करेंगे हम लोग हेलो कहते हैं। वो फ़ोन उठाएंगे तो कहेंगे मैं रमेश भाई हूँ, मना अपना परिचय देंगे। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं फ़ोन उठाया तो बोला मैं रमेश भाई हूँ। तो आप कौन बोल रहे हो? तो मैंने कहा मैं श्रीकांत भाई सेवाधारी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मुझे जानते हो? तो मैंने कहा हाँ, जो मुरली सुनते हैं आपको ज़रूर जानते हैं क्योंकि आपके नाम बाबा मुरली में लेते हैं। तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मना आपकी इतनी अच्छी खूबी है कि आप मुझे जानते हो और आप स्पार्क में सेवा कर रहे हो, लेकिन मैं अभी तक आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, बम्बे से अभी कहाँ आ जाएंगे, कि मुझे उनके बारे में कोई परिचय नहीं था। और वो 4 बजे कहा और 4 बजे डिपार्टमेंट में आ गए। तो एक घटना है जब मैंने उनसे काफ़ी इंटरेक्शन किया, हर चीज़ की मना आधा अधूरा जानकारी वो नहीं लेते थे। अगर आपसे मिलेंगे और 15 मिनट की या 5 मिनट डिस्कशन में आपकी पूरा कुंडली निकाल लेंगे। उनकी मना हर चीज़ का सवाल होता था। मना मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मुझे उन्होंने एक बात पूछा था कि आप अकाउंटेंसी ऑनर्स में पास किया है, तो उस समय आपकी उत्कल यूनिवर्सिटी में कितने अकाउंटेंसी ऑनर्स में पास किए थे, उसकी स्टैटिस्टिक्स पूछ लिया मुझे। तो मुझे पता चला कि मना बहुत अलर्ट हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट और हर चीज़ में एक्यूरेट। यज्ञ में उनको माना जाता है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी और एक्यूरेसी में नंबर 1। और उनको हमेशा एक बात पसंद था, कोई भी चीज़ करो नवीन ढंग से करो, नवीनता होना चाहिए। जैसे इस मीटिंग में अगर वो होते और इस मीटिंग को सुनेंगे, अपने विचार रखेंगे, लास्ट में कहेंगे नेक्स्ट मीटिंग में कुछ नवीनता सोच करके आओ। और प्रोजेक्ट हमेशा इस बात में होना चाहिए कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट में डिस्कस ना करें, प्रोजेक्ट की रिजल्ट हो और रिजल्ट हमारे जीवन में दिखे और उसकी हम मना विधिवत उसकी मना एनालिसिस करें। और यज्ञ में प्रसिद्ध हैं कि अगर कोई भी गलती हुआ और वो थोड़ा गुस्सा थोड़ा क्या अच्छे खासे गुस्सा करते थे। और यज्ञ में बहुत सारे भाई बहनें हुए हैं, उनके साथ में परिवार वाले भी हैं। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ 1 मिनट में। मैं कल भी सुना रहा था, अनिता दीदी और विजया दीदी बैठे थे। मना अगर कोई गलती किया और झूठ बोला, और झूठ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। और कई बार बहनें
अकाउंट्स में तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गलती कर ही लेते हैं, और गलती करते हैं तो बड़ों के सामने थोड़ा सा छिपा लेते हैं। और वो आप जो गलती करोगे सारा ठीक होगा, लेकिन जो मिस्टेक होगा उसी पे उनकी नज़र जाएगा, क्योंकि आदत हो गया ना उसको डिटेक्ट करने का ऑडिटर के हिसाब से। और किसने कोई मिस्टेक कर दिया होगा और बिल्कुल आग बबूला थे। उनके साथ एक भाई था, अरुण भाई, वो उनको पता है कि अगर श्रीकांत भाई आएगा और जो भी गुस्सा उन पर जाएगा आगे वो ठीक हो जाएंगे। तो हमेशा वो क्या करता था, जब भी गुस्से में देखेगा कि भाई जी गुस्से, तो बोलेगा भाई जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वैसे हर साल 3-4 बार ऐसा होता था। तो मना हमारे सामने बातचीत होगी, बाकी पीछे जो जाएंगे उनकी तो बस साइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार कमला दीदी जो इंदौर के वो मिले हुए थे, मिलकर आए थे, कुछ बात हुआ होगा। हरलाल भाई मिलने गए, बिल्कुल गुस्से में थे, वो वापस आ गए। जब मैं जा रहा था मुझे कहने लगी, अब भाई साहब बड़े अभी एकदम गुस्से में है, अच्छा आप जाओ हो जाएगा ठीक आपका काम, और आपके काम के अलावा किसी का होता नहीं है। तो मैं समझ में आ गया कि आज तो कुछ होने वाला है। और जब हम अंदर गए तो उनको जो बोलना था बोल दिया। फिर मेरे चेहरे को देखा, और चेहरे को देख बोलते हैं, आपको पता है कि ये लोग जानबूझ के आपको मेरे पास भेजते हैं, और आगे ऐसा होगा जब तक मैं आपको फ़ोन नहीं करूं आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आना। और एक बार उनको कुछ लिखना था, मुझे बुलाया टाइपिंग करने के लिए, और उनकी एक चीज़ था कि जो कुर्सी पर बैठते थे वहाँ पे कोई भी नहीं बैठ सकता है, और मुझे वो जानकारी नहीं थी। 2007 में तो उनको एक ड्राफ्ट करना था रिसर्चर को PhD के लिए आह्वान करने के लिए, तो उनको ड्राफ्ट करके उसको भेजना था पर सभी बहनों को। तो मैं सीधा गया, उनकी कुर्सी में बैठ गया, और मेरे साथ अरुण भाई, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, वो बैठे थे, वो पूरा डर गए, आज तो श्रीकांत के ऊपर होने वाला है कुछ। लेकिन खुशी की बात है कि वो दूसरी कुर्सी लेके बैठ गए, और ड्राफ्टिंग हुआ, सब कुछ हुआ। और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं, अच्छा दोस्त, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि जो विदाउट मिस्टेक टाइपिंग कर लिया। और उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। ये 2007 की बात है। हर बात में भले वो नाराज़ होते थे, गुस्से होते थे, लेकिन मैंने उनसे उन चीज़ को सीख लिया। जैसे कहते ना कि आप भले मिस्टेक करो, गलती करो, अगर बड़ों को बोलते हो उस गलती की तुरंत सिर सुधार नहीं, कई ऐसे उनकी डायरेक्शंस मिलते हैं, शिक्षाएं मिलती हैं, जिसमें आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप छिपाएंगे और जब भी आप उनके सामने कोई काम लेके जाएंगे आप गलती करके ही जाएंगे। और बाकी बहुत सारे अनुभव हैं। मैं इतना कहूँगा कि जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो शरीर छोड़ते हैं, और लेकिन उनकी जीवन के सारे अनुभव यज्ञ में एक एक बात कर, कोई भी बड़े हैं, अभी हमारी बीच में से थोड़ी दिन पहले आदरणीय निरीर भाई ने अपनी देह त्याग किया है ना, उनकी भी यज्ञ में सब बेमिसाल हैं है ना। बाबा अव्यक्त होने के बाद यज्ञों को दादियों के साथ मिलकर के इन भाइयों ने संभाला, जो आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं है ना। बैकग्राउंड में कितने कारोबार होते हैं, यहाँ पर हम एक एक कुर्सी पे बैठे हैं, एक एक कुर्सी की भी ऑडिट होती है। हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या सब्जी आती है, दूध, उसकी भी ऑडिट होती है। बहन आप करते हैं ना सभी, तो इसलिए कई बार हम लोग अपनी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उस गलतियों को छिपाने के लिए बड़ों को फिंगर टिप्स दिखाते हैं। तो आज की इस महान आत्मा की जो भी हम भावहीन श्रद्धांजलि की सभा रखे हैं, एक बात संकल्प जरूर ले, हमारे बड़े हमें जो बताते हैं, अगर हमें पसंद भी ना आए ना, हमारी मन मुताबिक ना हो, और ये समझ लो कि इच्छा हो ना भी आप अगर मान लेते हैं बड़ों की बात, उसमें हमें बहुत दुआएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी दुआ है बाप दादा के साथ। इतना नोट कर लीजिए आप, जो मेरे जीवन का अनुभव है ना। कोई भी बात हम लिखते थे, वो कहते थे कि मैं बाप दादा को पूछा, बाप दादा मना किया। हमें बुरा लगता था कि ऐसे कैसे होता है। हम जो भी डिसीजन कोई प्रोग्राम करते थे कोर रूप में, 8 दिन मीटिंग किया, वो एक सेंटेंस बोलेंगे मुझे पसंद नहीं है।
और सारे कोरू वाले सोचते थे कि 8 दिन बेकार चला गया हमारा। लेकिन हमने देखा जो बात को मैं रमेश भाई को बाईपास करके किया, वो सारे के सारे काम असफल रहे, सारे के सारे, एक भी सक्सेस नहीं हुआ। और जो मुझे कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, भले थोड़ा सा मेहनत हुई लेकिन वो 100% सक्सेस हुआ। इसलिए बड़ों की बातों में उनकी तो दुआएं है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साथ हमको मिलता है बाप दादा का। तो आज की इस उनकी जो 8th पुण्यतिथि है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो संकल्प किया था, जो विज़न रखा था, हम उसको पूरी तरीके से पूरा कर सके, क्योंकि उनका विज़न इतना बड़ा है, आप सभी की सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो हम सभी मिलकर के संकल्प ले कि रमेश भाई जो भी शुभ संकल्प रखा है, विज़न रखा है इस पार्क के निर्माण के पीछे, और उनको हम सभी मिलकर के अपनी पुरुषार्थ से, अपनी जो भी खूबियाँ हमारे में हैं, हम जो पढ़ाई किया है, इस पढ़ाई को यूज करते हुए इस पार्क की सेवाओं को आगे बढ़ाए और उस उनके लक्ष्य जो उम्मीद उसको हम पूरा करें। आज की इस 8th पुण्यतिथि में दिल से मेरा उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है। ओम शांति। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबके लिए, श्रीकांत भाई से। आपने देखा उनको कि कोई भी बात अगर गलती वाली आई है और उनका गुस्से वाला रूप आता था, आपने सबके सामने सुनाया है, और जो पुराने हैं उन्होंने देखा भी होगा। ये तो एक पॉइंट आउट किया आपने बात, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि वो यज्ञ के मुख्य 3 भाइयों में से थे, यज्ञ के ट्रस्टी थे, संपूर्णता के करीब जाकर के शरीर छोड़ा, और यज्ञ की जो बेमिसाल रक्षा और सेवा उन्होंने की है कोई कर न सके। तो ऐसे में जो हम शब्द बोल रहे हैं कि उनको गुस्सा आता था, तो क्या ये हम उनका विकार मानेंगे या यज्ञ के प्रति उनकी यज्ञ रक्षा मानेंगे, उनकी खूबी मानेंगे? नहीं तो कई भाई बहनें ये ना समझ लें कि हमको भी अलाउड है। नहीं, बिल्कुल दीदी ने ठीक बात पूछा है। एक तो ये बिल्कुल विकार है ही नहीं, इसको हम गुस्सा नहीं कह सकते। उसको जैसे कहते हैं कि मना आप अपनी बात रखिए, इस बात को लवफुल, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर वर्ड है, लवफुल है। मना हम एक बोलचाल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये रमेश भाई लवफुल भी थे और लवफुल भी थे। उनकी लव उसके तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इसको जैसे दीदी ने पूछा, ये विकार नहीं है, ये लवफुल थे। यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ सुरक्षित हो और निर्विघ्न स्मूथली चले। कोई तो एक बड़ा होते हैं, बड़ा है ना, जिन्होंने देखा है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे बाबा हमें कई बार बोलते हैं ना कि बच्चे अगर आप ये करोगे तो धर्मराज बनकर के आपको सजा मिलेगा। के लिए गलत बात तो नहीं है ना। कहने के बाद धर्मराज क्यों लगता है कि बाबा इतना प्यार करता है ना। कहते हैं दुनिया में जो माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर बच्चों को थोड़ा भी आंख दिखाते हैं ना, बच्चे डर जाते हैं। और आंख दिखाना क्या है? उनकी गुस्सा नहीं है, उनकी प्यार भी है, लेकिन वो हमें रोकना चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करो। बच्चों का भला उसमें भला ही है। और रमेश भाई जब थे, हमने खुद देखा है, अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट में गलत हुआ है, उनको पता चलता था कि इसमें पेनल्टी लगेगा। अगर पेनल्टी की नोटिस आ भी गया तो वो अपने तरीके से खुद जाकर उसको ठीक करते थे, जाना पड़े जाते थे। लेकिन माना कौरव गवर्नमेंट को पेनल्टी के रूप में एक नया पैसा भी नहीं देते थे, वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये कहते हैं ना कि आप एक पैसा वाले नुकसान माना कोई चीज़ होता है गलती, अगर आप माना ऑडिट में ही माना जाता है, अगर कभी भी आपके ऊपर एक पैसे की भी पेनल्टी लग गई तो आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे, आप गलती करते हो। तो आपकी हर रिपोर्ट को वैसे देखा जाएगा आपने कुछ ना कुछ छिपाया होगा। तो उन्होंने इतना ट्रांसपेरेंसी रखा। एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे, सभी दीदियों को मालूम होगा, 2015 में 16 में ये हुआ था डीमोनेटाइजेशन, याद होगा आप सबको। और उसमें उस समय वो वेंटिलेटर पर थे
और अचानक उनकी तबीयत ठीक हुआ, वो वेंटिलेटर से आए और सभी को लेटर लिखा कि अभी आपके पास जितने पैसे हैं आप केवल 10,000 कैश रखो, बाकी सब डिपॉजिट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा हैं तो 20,000। और ये मैसेज उन्होंने आज नहीं, मतलब 2016 में नहीं, 2011 में यहाँ पर एक सेंटर है लखनऊ में, और वो कुछ पैसे चोरी हो गए थे, बहनों को पता होगा, तो उसमें उन्होंने एक लेटर भेजा था, बहनों की जितनी भी खर्चा होती हैं अधिक से अधिक 10 से 20,000 कैश रखो, बाकी सब डिपॉजिट करो। और जिन्होंने उस नियम को फॉलो किया, डीमोनेटाइजेशन में उनकी एक भी पैसा बाहर नहीं गया। जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो एक्सचेंज करना पड़ा, बहुत सारी बातें। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ कब? 15 में, और उनकी मैसेज कब आ गया था? 2010-11 में। माना वो इतना विजनरी थे। फाइनेंस की माना जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हैं वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैं उनसे बातचीत करता था ना, अभी बजट आएगा ऐसा होगा देखना आप, और उनके ड्राफ्ट तैयार होता था बहनों के लिए, क्योंकि मीटिंग में हमेशा बताते थे। वरना कहने की बात है, वो कहते हैं मुझे कोई भी कितना भी गाली दे, लेकिन जब तक मैं हूँ तो यज्ञ में कोई भी इस प्रकार काम नहीं होगा जो पैसे या किसी भी चीज़ की नुकसान हो। ये हम कह सकते हैं ना, यज्ञ रक्षा के लिए उनका ये अथॉरिटी रूप, लॉफुल रूप, शायद कंपल्शन थी। बिल्कुल, और ज़रूरत भी था। और दादी के सामने कहीं जाते थे, दादी चुपचाप सुनती थी, अच्छा मैं उनको बता दूंगी, लेकिन दादी को पता है कि इस व्यक्ति की वजह से यज्ञ में हर चीज़ की एक अलग देखभाल है। तो इसलिए क्योंकि बड़ों से हमको यही सीखना है। बड़े अगर कुछ ही बोलते हैं, मैं तो ये हमेशा ही कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो दादियों का, बड़ों का तो पालना है ही, आज मधुबन निवासी, लेकिन उन्हें जैसे कहते मेरी हाथ पकड़ के चलाया है। तो मुझे उन्हें कहा था कि जब मैं कुछ लिखता था कि हमें ये डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, तो कहते थे कि आप अपने पैरों पर खड़े रहो, मैं पूरे यज्ञ को देखूंगा, आपको देखूंगा। और वो पैरों पे खड़ा होना मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन समय के साथ जब बड़े आपके ऊपर विश्वास रखते हैं तो चीज़ आगे बढ़ता जाता है। देखिए आज आप सब यहाँ पर बैठे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अनीता दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। दीदी, हमने पर्सनल अपनी लाइफ में, क्योंकि लॉफुल के साथ लवफुल मैंने देखा है, तो मैं बताना भी चाहूँगी आप सबको। हम लोग 2011 से मुझे आशा दीदी ने वहाँ पे सेवा का एक चांस दिया अकाउंट्स ऑफिस में। तो जब भी कोई कारोबार होता था तो साल में 1-1.5 महीना जाना होता था, कंटिन्यू अब तक चल ही रहा है। हम लोग तो सिर्फ रमेश भाई साहब के लॉफुल रूप को जानते थे। तो एक बार 2011 से मैंने शुरू किया, तो जब भी हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारी एक मीटिंग होती थी, ऑडिटर्स की मीटिंग होती है एक बड़ों के साथ। तो वो मीटिंग होती है, उसमें जाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, थोड़ा सा जो अगर हमको कुछ चीज़ें समझनी है या मेरी कोई करेक्शन है तो वो बताई जाएगी। ऐसा होता था दीदी उस टाइम तक। तो ये 3-4 साल तक ही मैंने देखा। वो मेरा कोई इतना ज़्यादा रमेश भाई साहब से क्लोज इतना कनेक्शन था नहीं। तो फ़ोन आया, सबको एक मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आइए। जैसे बाबा मिलन पूरा होता है, हम सब ऑडिटर्स को वहाँ बैठना होता है, जाना ही होता है नेक्स्ट डे। तो उस दिन उन्होंने बोला वह रमेश भाई साहब होंगे, तो मैं सबसे पीछे बैठी, सब ऑडिटर्स में सबसे पीछे बैठी, क्योंकि पता था पहले से कि वो लॉफुल हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बहन कौन है? तो कहते इसके हाथ में नाश्ता क्यों नहीं है? सबके हाथ में नाश्ता है, नाश्ते की थाली है, इसके हाथ में नाश्ता क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि वो लॉफुल थे, वो लवफुल भी थे। मतलब एक सिर्फ नाश्ते की थाली मेरे हाथ की नहीं, 3-4 बहनें पीछे बैठी थी। तो जो निमित्त हैं अभी, उन्होंने बोला कि भाई साहब अभी चल रहा है प्रोसेस। कहते नहीं, पहले पीछे से देना शुरू करो, पहले छोटों से दिया जाता है, क्योंकि हम तो उनके आगे बहुत छोटे थे, छोटे से दिया जाता है। फिर एक एक करके एक एक को दृष्टि देना, फिर इतना पालना देते थे कि आप यज्ञ के इतने अच्छे कारोबार को आप इतने सहजता से कर रहे हो, सब जुड़ जुड़ के आ रहे हैं, तो बहुत प्यार भी करते थे। लॉ अपनी जगह था, जो बात बतानी है वो ज़रूर बताएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब कहते हैं आप सबसे पीछे क्यों बैठे? तो मैंने बोला भाई साहब मैंने ना सुना था कि आप बहुत लॉफुल हैं। कह रहे अच्छा, इसलिए मुझे लगता है हम तीन बहनें बहुत पीछे बैठे थे।
तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा इसलिए हम आपके आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। सिर्फ आप कहते हैं आपने एक ही चीज़ सुनी है ना, ब्रह्मा बाबा की पालना तो नहीं ली। मैंने कहा नहीं भाई साहब, पर ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना बहुत है। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, वो 1-2 मीटिंग ही बस हमें याद है। उसके बाद तो काफ़ी कारोबार चलता रहा, लेकिन बहुत रेयर मिलते थे। साल में 1-2 बार बस हमारा मिलना होता था, 4-5 सालों में जो मिले हैं। तो हमने तो लॉ कभी ऐसा देखा नहीं, लव ही देखा है। लॉ देखा भी है तो जो नियम आया है वो पढ़ के सुना देते थे। अपना नियम कुछ नहीं है, जो नियम आया है, जो करना है हमको उसको थोड़ा सा, क्योंकि हर एक पूरा प्रोफेशनल लेवल पे हम नहीं समझ पाएँ, तो वो उसको सहज भाव से हमारे मध्य रखते थे। और कहते थे कि जो टीचर्स बहनें आती हैं ना, आप लोग के पास ऑडिट के लिए आती हैं, उनको इतना नहीं पता होता, उन्हें बहुत अच्छे से आप लोग समझा देना। आप लोग सब यूथ हो, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग बहुत यूथ एज में सारे ही थे, सारे टोटल 40-50 ऑडिटर होते थे। तो बहनों के लिए उनका बहुत कंसर्न होता था। कह रहे थे देखो मेरे पास तो वो डरती हैं आने में, क्योंकि मेरी इमेज ऐसी है। बोलते थे वो इस चीज़ को। कह रहे आप लोग उनको बताओ, उनको गाइड करो, और उनको फिर बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़, समय बदलता है, और जो चीज़ें हैं बाबा ने उनको उस चीज़ के निमित्त बनाया। और आज भी आप देखो तो स्पार्क उनको कितना अच्छे से याद करें, क्योंकि स्पार्क के कारण से तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अकाउंट्स के कारण से काफ़ी भाई साहब की बातें सुनी हैं, और पालना भी बहुत होती थी। मुरली का पॉइंट बिना बताए दीदी हमारा ऑडिट शुरू नहीं होता था। जब तक हम मुरली की पॉइंट नहीं बता देंगे पूरे ऑडिटर्स, तब तक हम ऑडिट करना नहीं कर सकते थे। और वो आज तक भी नियम है। आप ऑडिट में बैठो, जब तक आप मुरली का पॉइंट बताएंगे नहीं, मुरली शुरू तब तक आप ऑडिट ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन आप कर नहीं सकते। ये आज तक का भी है जो मुझे पता है, और ये सब जो पुराने सब ऑडिटर्स हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब ज्ञान योग पूरा हो तो वो कहते थे आप इस सेवा को कर सकते हैं। तो 2-3 बात बोलना चाहूँगा। हमारी यज्ञ के वो ऑफिशियल फोटोग्राफर थे। जितनी फ़ोटो आप देख रहे हैं उसमें वो मुझे कहा है 50% फ़ोटो उनकी खींची हुई है, जो आप बाबा का देख रहे हैं जो फ़ोटो सारे। तो ऐसे एक बार खींच रहे थे तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मुझे फ़ोटो खींचना नहीं आता है? मैं ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। और आपको पता है कि जैसे यज्ञ की फर्स्ट गीत भी उनकी वहीं पर बना, जो भी मना बाबा ने कहा कि मेरे ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि जो गीत लिखे, बाहर की गीत सुनाना पड़ता है। तो उनको अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने उनकी घर पे ही जो हाजी अली में बाबा भवन है वहाँ पर बाबा के गीत कंपोज हुए। आप देखिए आज, और मन आर्ट एंड कल्चर की बातें, वसुधा के इस पहली गीत जो है वसुधा की इस आंचल पर उनका गाया। तो हाँ जी, वो आएगा अभी, ट्रिब्यूट आपको दिखाया जाएगा। मना बहुत ज़्यादा, जैसे कितना लव एंड लव की बैलेंस था, और लवफुल तो बहुत, मना जैसे कहते हैं ना कि मैं एक अपनी बात बताता हूँ, आपको सुनकर भी आश्चर्य लगेगा। हम कोरूपी मीटिंग चल रही थी, वो भोजन खिलाते थे, बहुत जोक, मना अच्छे अच्छे जोक सुनाते थे जो थोड़ा ज्ञानवर्धक हैं। तो इसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक बात कहा कि मैं श्रीकांत को चैलेंज करता हूँ, जो मैंने किया श्रीकांत अपने लाइफ में कभी नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है, और करके दिखाओ। तो सब एकदम आश्चर्य हो गए। तो मैंने बोला ऐसे कौन सी चैलेंज है? मैं लिख कर देता हूँ, तुम कर ही नहीं सकते जो मैंने किया। तो क्या मैंने शादी किया हूँ, तुम शादी करके दिखा। तो और ये हमारी अभी वो बात याद है मुझे। तो कहने की बात, मना इतना, मना प्रेजेंट्स में सभी बहनें बैठे हैं और कहते हैं मैं गीत गाता हूँ, तो गीत गाते देखा। मतलब हर चीज़ में एक फ्रेंडली भी, दोस्त भी, और डिपार्टमेंट में अगर हम अपनी कुर्सी में बैठे उठ के खड़े हो जाएंगे और उनको अपनी कुर्सी देंगे, नहीं नहीं वो आपकी जगह है, मैं अभी आपसे मिलने के लिए आया हूँ तो मैं यहाँ बैठूँगा। तो हर चीज़ की सिस्टमेटिक, जैसे कहते ना कि सतयुग की राज्य व्यवस्था उनकी पूरी किताब है। और उस समय कैसे लॉ एंड ऑर्डर में चलेगा, आपस में मिल करके चलेंगे, वो सारी बातें प्रैक्टिकल होता था उनके। और मुरली चिंतन तो बेमिसाल है। आप पता है कि जब भी अव्यक्त मुरली चलने के बाद उनकी क्लासेस सब सुनते थे, और मैंने उनकी क्लास सुनना चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन मिला दादी रतन मोहिनी से। हम मुरली गए थे इस दादी से, तो वो बोले कि पहले रमेश भाई की क्लास चल रहे हैं, उसको सुनने के बाद आप सब मिलेंगे, जबकि हम उन्हीं के साथ थे। और मैंने उसके बाद फिर उनके मिलन के बाद जो मुरली सुनाते थे, जो उसकी रिवीजन होता था, उसको सुनने से बहुत सारे बातें बताते थे।
ये सुनाने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन समय बहुत कम है, तो ओम शांति। अभी हमारी दीदियाँ भी कुछ सुनाएंगे, सभी मिले हैं उनसे। अब मैं जस्ट 2 बात बताना चाहूँगा। जब जोन की सिलेक्शन हो रहा था, तो जब सरोज बहन का नाम बताया तो क्यों साइन होता है ना, तो सरोज बहन के नाम के ऊपर उन्होंने साइन किया था। अनीता दीदी के नाम के लिए साइन किया था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया बनते बनते। तो कहने की बात है कि हमारे जो भी जोन कोऑर्डिनेटर बने इस पार्क के लिए, वो हर एक के लिए उनकी सिलेक्शन था। ओम शांति। ओम शांति। श्रीकांत भाई का बहुत लंबा समय भाई साहब के साथ बीता है, तो जब पल याद आते हैं तो लगता है वो जो धारणाएं हो जाती है ना अंदर, और खुशी मिलती है उससे, तो फिर वो निखर के बाहर आता है। और आज इस पार्क का इतना रूप अगर आप देख रहे हैं, तो निमित्त बाबा ने रमेश भाई साहब को बनाया, फिर रमेश भाई साहब को भी तो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो निमित्त बने श्रीकांत भाई। और आज आप देखें तो पूरे विश्व में, अगर तो स्पार्क इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो कितने लोग उससे कनेक्टेड हैं। तो थैंक यू श्रीकांत भाई कि रमेश भाई साहब ने जो आपको बताया, आपने उसको आगे लेकर गए और स्पार्कलर्स हमारे मध्य बैठे हैं। अनीता दीदी, आपने तो प्रश्न पूछे ताकि हमको सबको क्लियर भी हो जाए। आपकी अपनी, आप भी मिलते रहे होंगे, बचपन से मिलते ही होंगे, तो आपने भी क्या सीखा तो नहीं कह सकते, आपका भी क्या अनुभव है, आप भी बताएं। बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं मिली हूँ, पर वैसे तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। मेन बात उनकी जो मैंने अनुभव की, शुरू से ही ये बात तो बहुत प्रसिद्ध थी कि रमेश भाई जी से बहुत डर लगता है, परंतु शुरू से ही मेरी बुद्धि में ये टचिंग आ गई थी कि इनसे डर लगना माना ही ये आत्मा यज्ञ की बहुत अधिक वफादार है। और अगर कोई छोटी सी गलती पर अच्छा वाला सख्त रूप दिखाता है, तो मुझे समझ आ गया था कि इनका बाबा से इतना अधिक लगाव है कि ईश्वरीय कार्य में पिन पॉइंट मिस्टेक भी ये बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरा शुरू से उनके इस स्ट्रिक्ट रूप से बड़ा लगाव था। मुझे कभी भी उनका किसी बात पर स्ट्रिक्टली बोलना ज़रा सा भी माइंड नहीं होता था। मुझे लगता था ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए आज उनकी इस महानता को हम सैल्यूट करते हैं। वो वास्तव में यज्ञ के रक्षक थे। जैसे एक कंटीली तार खेत के चारों तरफ लगा दी जाए, कहने को कांटों वाली है पर खेती की रक्षा तो वही कर रही है, उसके बिना भी गुजारा नहीं है। तो ऐसे वाले यज्ञ रक्षक जो अपना नाम थोड़ा ऐसा कर गए पर यज्ञ की रक्षा कर गए, उनको आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मैंने इतना ही कहना। ओम शांति। सरोज दीदी को भी हम कहेंगे, दीदी आप भी जितना आप मिले हैं, अकाउंट्स का कारोबार तो संभालते ही थे, जितना आप उनसे मिले हैं आप भी बताएं। ओम शांति। अनीता बहन जी का अपना तरीका है और मेरा थोड़ा शुरू से मालूम था भाई साहब के बारे में, जो सभी आकर बताते थे। तो कई तो अपना जज के सामने जाते हैं तो खुद अपने केस को लड़ते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अपना वकील लेकर जाते हैं, क्योंकि वो तो जज थे। तो मेरे पास बस एक बाबा ही होते थे और मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं साइलेंस में रहूँगी, आप बता देना भाई साहब को, मुझे इतना पता नहीं है ये सब। तो मतलब इतना मिरेकल होता था कि वो जब कुछ कहते थे तो मैं उनकी तरफ देखती रहती थी और बाबा को बोलती थी बाबा बताएं आप। तो या तो हमारे बिहाफ से कोई उनको कहता था कि ये जो यज्ञ में, वो मुझे जानते भी नहीं थे, नहीं वो जानते होंगे। मैंने कहा मैं तो इनको नहीं जानती थी, बाहर आके कहा
कहा आप नहीं जानती है ना हमको, हम तो 30 साल से आपको देख रहे हैं, आप नहीं जानती हैं, हम जानते हैं, हम भाई साहब को इसलिए बता रहे थे। तो बहुत ही सरलता से, क्योंकि आप ये सोचें कि मुझे लगता है कि बाहर के ऑफिसर्स को आप ज्ञान सुना के समझा सकते हैं, अंदर का जो नियम एंड प्रिंसिपल्स हैं वो पास कराना सरल नहीं है, क्योंकि सारे अंदर भी योगी बैठे हैं और सबका ये पक्का संकल्प है कि हमने नियम का उल्लंघन नहीं करना है। तो आप ये सोचिए, जब सारे नियम से चल रहे हैं तो ज़रूरी बात है कि आपका कोई भी कार्य होगा तो आउट ऑफ द वे तो हो ही नहीं सकता है, बाहर तो आउट ऑफ द वे भी हो जाएगा। तो हम कहते थे बाबा जो भी आप ठीक समझे कल्याणकारी आप देखें, हम तो केवल बैठ जाएंगे। और यही मेरा नियम बाहर के ऑफिसर्स के साथ भी है। तो हमने देखा कि जब हमारे को एक बार ज़रूरत थी पैसे की थोड़ा, क्योंकि जो हमें ज़मीन सैंक्शन कराई थी तो मैंने थोड़ा सा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास लगता था कि अभी फंड्स आने वाले हैं जिन लोगों ने कमिट किया था। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, तो भाई साहब ने कहा कि देखो सरोज बहन, मैं बिना दादियों के सैंक्शन नहीं कर सकता हूँ। दादियों से उनको बहुत रिस्पेक्ट था, मैंने उनसे सीखा ये बात। उन्होंने कहा कि दादियाँ यज्ञ की बड़ी हैं, बाबा ने उनको निमित्त रखा है, हम भाई तो केवल वही करते हैं जो दादियों का आदेश होता है। आप गुलजार दादी से कहलवा दें तो हम ये काम कर देंगे। मुझे शिक्षा भी मिली, लेकिन मैंने गुलजार दादी से अप्रोच करने की कोशिश करी तो दादी इतने व्यस्त थे कि फ़ोन पर कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। फिर मेरा तो एक ऑलमाइटी, दूसरा ना कोई। मैंने बाबा के कमरे में कहा, बाबा क्या प्लान है आपका। मैं बाबा के प्यार में बैठी थी, भाई साहब का फ़ोन आया, पता नहीं उन्होंने खुद ही बात कर ली होगी। भाई साहब का फ़ोन आया, सरोज बहन को बुलाओ। मैंने फ़ोन से बात की, कहाँ सरोज बहन, अभी यज्ञ में फंड्स आ गए हैं, क्योंकि राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से वो अलग से अकाउंट होता है। तो कहा कि आपको मैं भेज रहा हूँ, जितनी ज़रूरत थी उससे डबल भेज दिया। तो कहा मैं भेज रहा हूँ, तो आपने बताया क्यों नहीं पहले, मेरे को बोलते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा सा आपसे डर लगता है। तो कहते हैं कि आप शिव शक्ति हैं, आपको डरने की क्या ज़रूरत है, परिवार ही तो है अपना। पता नहीं बाबा ने क्या कर दिया अंदर ही अंदर, क्या परिवार तो है, आगे से नहीं डरना है, सब यज्ञ के लिए आप लोग कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताया करो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं बाबा के कमरे में आई और मैंने देखा, मैंने कहा शुक्रिया बाबा, आपने काम कर दिया। सारे काम हमारे ऐसे ही हुए, कोई बात करेंगे आपसे, हम बात नहीं कर पाते हैं कहीं कहीं। तो हमने देखा कि बाबा ने क्या मिरेकल दिखाया कि 10 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। हालांकि हमने ये सोचा था कि यज्ञ से हमें मदद मिली है, हम विद इन डेज़ यानी 15 डेज़ में इसको रिपे करेंगे, क्योंकि यज्ञ ने वक्त पे हमें मदद की है और हमने किया भी, ये बाबा का ब्लेसिंग्स था। लेकिन समय पर कोई चीज़ मिले ये कोई कम बात नहीं है। और उसके बाद हमने एक और मिसाल था, तो मेरे को बाबा का घर बनाने के लिए जैसे पैसा होता है, यानी कि मनी का ज़रूरत है। तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब मेरे को कुछ ऑफ़र्स आ रही हैं, उनसे मैं ले सकती हूँ पैसा। मेरी एफडीज जो हैं वो अभी मतलब उसका टाइम मैच्योर नहीं हुई है, तो अगर हम अभी से लेंगे तो काफ़ी पैसा नुकसान होगा। तो भाई साहब का नियम था, तो वो कहते थे कि लॉ को ब्रेक नहीं करना है। तो उन्होंने कहा सरोज बहन नहीं, आप अपनी एफडी ब्रेक करें, कैंसिल करें, लेकिन किसी से नहीं लेना है, ये यज्ञ का लॉ है। तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ा नुकसान तो होगा। कहा कोई बात नहीं,
तो मैंने मतलब पहले तो मन में आया कि क्या लॉजिक है भाई, फिर बाद में आया कि नहीं, इसमें कोई गहराई ज़रूर है। बाद में मैंने चिंतन किया, इस पे चिंतन किया कि क्या हो सकता है भाई, ये नियम क्यों बनाया यज्ञ में किसी से कर्ज नहीं लेना है। कर्ज मतलब थोड़े दिन के लिए आप उधार भी नहीं ले सकते। तो मुझे लगा कि कितना अच्छा नियम है, क्योंकि हम सब भोली भाली बहनें हैं, संसारिकता के हिसाब से हम सब भोली भाली हैं, ज्ञान में बेशक प्रखर हों, दुनिया का कितना नॉलेज नहीं है। तो बाबा ने ये सोचा, या हमारे जो बड़े हैं, कि अगर बहनों को ये कह दिया गया तो मेरे ख्याल सारी संस्था कर्ज के नीचे डूब जाएगी और ये तो दुनिया से प्रस्थान कर जाएंगी आने वाले समय में, पर सारा यज्ञ ही कर्ज के नीचे रहेगा। सब कहेगा मैं कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन आज के दिन में यज्ञ पर एक पैसा भी कोई उधार नहीं है। इतने हज़ारों सेट्स बन चुके हैं, बहनें बना के दे जाती हैं निमित्त बनकर, परंतु कोई एक भी पैसा उधार का नहीं है, यज्ञ पर कोई कर्ज नहीं है। कितनी गहरी बात थी कि कई गलतियां हो सकती हैं, इसलिए अगर इनको छूट दी गई तो फिर ये करते चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाबा की मदद का अनुभव भी तब होता है, आपको आराम से आप ले लें, फिर तो कोई आप योग लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप बाबा की याद में बैठे, चाहे आपने 24 घंटे का योग किया, लेकिन आपको पुरुषार्थ आपका हुआ और भगवान की ब्लेसिंग्स का आपने एहसास किया कि बाबा आपके साथ है, तो ये जितने नियम इन भाई साहब ने बनाए यज्ञ में मिलके अकाउंट से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है यज्ञ में। और इतने स्नेही भी थे, वो बहुत ज़्यादा स्नेही थे। जैसे इन्होंने बताया, वो हमेशा जो है स्पार्क में जब हम जाते थे तो हम सभी बहनों को, मतलब जो वरिष्ठ हैं, दूसरे भी हैं, उनको अपने साथ बिठाकर अपनी कॉटेज में भोजन खिलाते थे और एक एक को पूछते थे आप ये और ले लो, आपको अच्छा लगता है ना, जैसे मैटरनल अफेक्शन। तो सबको बिलोंगिंगनेस फील होता था कि कितना अपनत्व का भाव है। कोई अगर नहीं आएगा तो पूछेंगे वो बहन नहीं आई है क्या, बिज़ी है क्या। इतना ज़्यादा कंसर्न फील करना ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों ही बातें हमने उनकी देखी। लॉफुल ज़रूर थे, पर मुझे इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि मैं अपना वकील बाबा साथ लेके जाती थी। मैं कहती थी बाबा मैं बैठ जाऊंगी, आप बात कर लेना, तो बाबा कर लेता था बात। तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे कोई कुछ ऐसा मुश्किल लगा हो, पर फिर भी हमने उनके इशारे समझ लिए थे कि कोई मिस्टेक करके हमने उनके सामने नहीं जाना है। जितना हो सके हम नियम का पालन करें। और आज भी ट्रांसपेरेंसी मेरे में है। मेरे को थोड़ा सा भी कुछ होता है, छोटी छोटी बात मैं मधुबन में पूछती हूँ, अकाउंट्स के हेड से पूछती हूँ, वो कहते हैं आप कर लें तो मैं कर लेती हूँ, वो कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं करते हैं। क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू से, कॉरपोरेट में तो एक ही इफ़को का नाम लेते हैं, लेकिन शायद जितनी संस्थाएं आ रही हैं सब में हमने मल्टीपल टाइम्स कई सालों तक काम किया है। लेकिन जब भी हम जाते थे वहाँ पे, कैसे क्या करना है उसके बारे में सारा उनसे पूछने के बाद ही हम करते थे। अगर वो कह रहे थे इसको एक्सेप्ट नहीं करना तो नहीं करना, चाहे करोड़ों का फंड्स भी क्यों ना आ रहे हों। तो जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। तो शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया हमारे सीनियर्स का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो आज के दिन हम सभी बहुत दिल से श्रद्धांजलि देंगे कि इस प्रकार का हमें सूक्ष्म में भी उनसे मिलता रहे ब्लेसिंग्स और हम आगे बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शत शत श्रद्धांजलि। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आप सभी ने बहुत अच्छे अपने अनुभव जो हमारे साथ रखे। तो अभी हम सभी भी 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं और आप सबके लिए भी यहाँ पर रखा है, फ्लावर्स भी रखे हैं। आप भी ज़रूर अपनी भावनाओं को यहाँ पर समर्पित करें। और अभी हम सभी प्यारे बाबा को याद करेंगे। सतीश भाई हमारे साथ हैं तो हम 15 मिनट उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। जो भी टीचर्स बहने हैं वो जो
भट्टी में आई हुई हैं टीचर्स बहनें, कल से ORC में आप सभी परिवार में पहुँचे। वहाँ पर अनीता दीदी और विजय दीदी आप सभी को मिलेंगे। तो बहनें सभी उठ के, टीचर बहनें जो भट्टी में आई हुई हैं, खास 6 से 10 साल वाले, हम तो चलते जाएंगे जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रहे हो यही रमण, तुम्हारे स्नेह और पालना को शत शत मेरा नमन, शत शत मेरा नमन। कैसे कहें हम क्या है मिला, क्या न मिला तुमसे हमको। कैसे कहें हम क्या है मिला, क्या न मिला तुमसे हमको। प्यार का दे हम कैसे सिला, जो है मिला तुमसे हमको। कैसे कहें हम क्या है मिला, क्या न मिला तुमसे हमको। क्या न मिला तुमसे हमको। गोद में लेके हाथ फेर के जो हमको दुलराया था, गोद में लेके हाथ फेर के जो हमको दुलराया था। ये तो हमारे दिल से पूछो क्या क्या उनसे पाया था। उस दुलार का क्या दे सिला,